जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 7 जनवरी 2023 दिन शनिवार कुछ खबरों के साथ हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश। 7 जनवरी आज रायबरेली में मुंशीगंज में मनाया जा रहा है शहीद स्मृति समारोह। इसमें जनता दल आई के साथी शिरकत कर चुके हैं। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के साथी शिरकत कर चुके हैं। और 7 जनवरी 1921 को एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जलियांवाला बाग से भी बड़ा कांड हुआ था मुंशीगंज में, रायबरेली के निकट सई नदी के किनारे। किसानों पर इतनी गोलियां बरसाई गईं कि सई का पानी लाल हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे थे। एक तरफ कुछ लोग उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ जो किसान वहां पर उपस्थित हो रहे थे सभा करने के लिए, उन पर गोलियां बरसा दी गई थी। जमींदारों का लगानबंदी आंदोलन तेजी पर था। बाजार किसान नेता जो उस समय हुआ करते थे, उन्होंने बाजारे कहा कि इस जमीन में लगाइए जहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जमींदार की जहां बाजार लगता था वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। तो लगान बंदी को लेकर के, टैक्स बंदी को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था। उस आंदोलन में तमाम किसानों को अपनी जान देनी पड़ी थी। ये रायबरेली का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, इंसानियत और इंसाफ का दुर्भाग्य है कि जो स्थान अमृतसर में जलियांवाला बाग को मिल गया, वह दर्जा, वह स्थान मुंशीगंज गोलीकांड को नहीं मिल पाया, जो 7 जनवरी 1921 को घटित हुआ था। 1904 में जन्मे मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, गुरु जी, उनका बाद में फिर उस आंदोलन से वो काफी व्यथित हुए और उस आंदोलन के बाद से ही वह पूरी तरीके से अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में रम गए। और फिर उन्होंने गांधी जी का एक मुंशी चंद्रिका प्रसाद जितने बड़े लीडर थे उस समय कि वो बाद में विधायक भी बने 55 से 60 के बीच में। और फिर वो एक ऐसा अवसर आया जब वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उनसे उन्होंने बुलवाया, बात किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी वो शामिल नहीं हुए। वो तो क्षेत्रीय जनता से मिलने जुलने के लिए वो प्रतिनिधि बन गए थे। ऐसे थे मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, तो बछरावा के राजा मऊ के पास के रहने वाले थे और उनसे संबंधित तो बछरावा में ही डिग्री कॉलेज भी संचालित हो रहा है, चल रहा है। ये रहा नीतीश जी की यात्रा आज चल रही है। ये नीतीश यात्रा छात्रों, इसमें एक खास बात आई कि कुछ लोगों को छात्रों शिक्षक नहीं मिल पाए तो उनको नजरबंद कर दिया गया, इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। और वो यात्रा में लोगों से मिल रहे हैं, समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और समाधान यात्रा ही उसका नाम भी है। और आज से बिहार में जाति गणना शुरू हो गई है। तो जाति गणना शुरू होने का पीछे ये रहा कि 500 करोड़ रुपया लगभग लगेगा जाति गणना पर। और जाति गणना की व्यवहारिकता ये है कि इसमें तमाम सवाल अभी उठेंगे। माननीय किरण सिन्हा जी ने आगाह किया है, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने, कि इसको इतनी सतर्कता के साथ किया जाए कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां न रहने पाए। और ये जाति गणना निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर निष्पक्षता नहीं होगी और जरा सी भी कमजोरी रहेगी तो विपक्षी फिर जो है उठाएंगे प्रश्न चिन्ह। और विपक्षी ही नहीं, अगर उसमें खामियां रह गई हैं तो खामियां उठना चाहिए, उठाई जानी चाहिए। वो जो है किसी की ओर से भी उठाई जा रही हो, अगर खामियां उस पर रह रही हैं तो खामियां रहने की संभावना इसलिए अधिक रह रही हैं कि व्यवहारिक में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई विधायक है, सांसद अपने क्षेत्र में काम कर रहा है
तो जो जिस क्षेत्र में काम करता उस क्षेत्र के बारे में व्यापक अनुभव हो जाता है उसको। तो उन लोगों को भी सहयोग में लिया जाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, चुनाव में लगा हुआ है। तो हमारा अनुभव है कि जब हम लोग विधानसभा की तैयारी करते थे, लोकसभा की तैयारी करते थे, तो विधानसभा के एक-एक गांव का सर्वे कर लेते थे कि किस गांव में कितनी बिरादरी के लोग हैं। तमाम तो घर याद थे कि उसका मकान पूरब है, उसका मकान पश्चिम है, उसके यहाँ काले बैल हैं, सफेद बैल हैं। माने त्वरित रहता था, तात्कालिक जो है हर गांव जाना, रुकना, ठहरना, बात करना। गांव में कितने ट्रैक्टर हैं, कितनी ट्राली हैं, किसके ट्रैक्टर में ट्राली नहीं है, ये सब चिन्हित हो जाता था। कितनी जीपें हैं, कितनी कारें हैं, कितनी एम्बेसडर है, कितनी महिंद्रा है, ये बता रहा हूँ मैं 90 के दौर की बात है। 90, 95, 85 से 95, 2000 तक की, 2005 तक की बात है कि इतने दौर में लगभग हर चिन्हित हो जाता था कि किस कि इन गांव में कौन कौन लोग हैं, कौन लोग बाहर रह रहे हैं, कौन लोग दिल्ली रह रहे हैं, कौन मुंबई रह रहे हैं, कौन अहमदाबाद रह रहे हैं। इस तरीके से चिन्हित हो जाता था। तो इसके लिए अगर 10-20 लोगों को, जो चुनाव के लोग हैं, जो चुनावबाज लोग हैं, ब्लॉक प्रमुख के स्तर के लोग हैं, विधानसभा स्तर के लोग हैं, तो उनके माध्यम से भी काफी कुछ हो सकता है, इस पर सहयोग मिल सकता था। तो ठीक है, वो जात गणना का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या, बहरहाल माननीय किरण सिन्हा जी ने आगाह कर दिया है इसको, और सरकार ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा। तीसरा है, ये उत्तराखंड से है, जोशीमठ को लेकर के। तो जोशीमठ की आपदा बढ़ती ही जा रही है और वहां से पानी रिसता जा रहा है। आसपास के मकानों और भवनों में दरकन आती जा रही है, दरार आ रही है, मिट्टी में जो जमीन में भी दरार आ रही है, और जो भवन है वहां पर भी दरार आ रही है। और इस सब, ये है प्राकृतिक आपदा, इसको कम कहा जा सकता है, मानव जनित आपदा अधिक कहा जा सकता है, क्योंकि समय समय पर वैज्ञानिक लोग उसको आगाह करते रहे कि यह जो है स्थायी भवन बनाने लायक नहीं है। ये जो जोशीमठ का जो भी उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, वह बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र है। वह किसी भी तरीके से उस इस लायक नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सके, बड़े बड़े होटल बनाए जा सके। लेकिन इस बात को जो है ध्यान नहीं दिया गया, और होटल बनते चले गए और मकान बनते चले गए, और अब स्थिति हो रही है। अभी हल्द्वानी का प्रकरण चल ही रहा था कि उसमें तो भाई रेलवे ने कह दिया कि हम उसको अधिग्रहित करेंगे, हमारी जमीनें खाली की जाए। हाई कोर्ट ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा है, इस पर अब कौन कोर्ट रोक लगाए, तो इसका तो सामना करना है। हालांकि माननीय किरण सिन्हा जी ने इस पर भी मांग किया हुआ है, और उन्होंने उत्तराखंड की सरकार से भी उन्होंने आग्रह किया है कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, आवास एवं जीविका के लिए आज के लिए पूरा व्यापक प्रबंध किया जाए, और उसको गंभीरता के साथ, सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ बर्ताव किया जाए। उत्तराखंड सरकार से, धामी सरकार से भी मांग किया और केंद्र सरकार से भी मांग किया है। और इधर एक दानापुर बिहार से ही खबर है कि वहां पर एक रेस्टोरेंट जैसे होता है ना, कि जैसे वो लालू यादव ने कह दिया भगचोनहर एक शब्द ला दिया, तो वहां पर भगचोनहर रेस्टोरेंट बन गया, ढाबा बन गया, भगचोनहर ढाबा बन गया। तो उसी प्रकार से दानापुर में एक एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया, तो एक जेल नुमा बना दिया कि ये भाई आपका रेस्टोरेंट है, और ये जेल टाइप का रेस्टोरेंट है। उसमें जो है हथकड़ी जैसा लगा दिया, और जैसे वहां पर जिस तरीके से जेल के केबिन वगैरह होते हैं, उस तरीके से वो वहां पर केबिन कर दिया गया, इस तरीके से रहा। तो